Hello again. We meet again. We meet Yes. again. So, in the last conversation that we were having, let's continue from there. So, Sure. I'll give you the summary of what I was trying to ask you, and then you can put forward your thoughts. You said that if we see the truth, the reality as it is, then you automatically get into a state of continuous happiness, and like that's how you said something like that, all along those lines. Correct me if I'm wrong. राइट मुझे भी जो याद है कि एसेंशियली हम यही बात कर रहे थे कि मतलब जब दुनिया जैसी है, एग्जिस्टेंस जैसा है, उसको एग्जैक्टली वैसा देख पाते हैं या समझ पाते हैं, तो हम हैप्पीनेस जिसको हम सर्च कर रहे हैं या सीख कर रहे हैं उस तक पहुंच पाते हैं. सो द आइडिया बिहाइंड दैट, या मैं उसको कैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि मतलब ना आप सीधे भी मतलब एकदम डे टू डे लाइफ में भी देखें तो मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में भी जब भी मेरे अंदर क्लैरिटी की कमी होती है ना, जैसे मैं अगर पासपोर्ट अप्लाई करने जाऊँ, और इनफैक्ट अभी ऐसा हुआ ही, मैं पासपोर्ट अप्लाई करने गया और पासपोर्ट के साथ साथ जो अलग अलग ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये प्रोसेस होता है, उसके बारे में अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं उससे परेशान हो रहा हूँ. वहीं जिन चीज़ों के बारे में मुझे पूरी क्लैरिटी है उससे मैं परेशान नहीं होता हूँ. तो ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, पर इन जनरल उसको थोड़ा सा डेप्थ पे भी देखें तो जब भी मैं अपने अंदर एक क्लैरिटी पाता हूँ कि मेरी लाइफ के बारे में चीज़ें कैसी चल रही हैं, मुझे करना क्या है, हो क्या रहा है ना, जब भी उसके बारे में बहुत क्लैरिटी है तो अपने अंदर ऐसा दिखता है कि मैं उससे आराम में रहता हूँ. तो कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिटी है और ये जो हैप्पीनेस है, ये साथ साथ जाते हैं, ये हम भी अपने अंदर ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. ओके. इनफैक्ट मतलब एक एग्जांपल मेरे ध्यान में आता है कि ना, जैसे अगर पानी है और वो गंदा है, उसमें डस्ट है ना, आई थिंक ये Yeah, आपने बहुत बार Gautam सुना Buddha's होगा. story. Yeah. या सो व्हेन द वाटर इज डर्टी, जब एक बहुत ज़्यादा उसमें उथला है, उथल पुथल है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डस्ट वहाँ आ जाती है तो आप बिल्कुल देख नहीं पाते हो. पर जब वो सेटल डाउन हो जाता है तब आप उसको देख पाते हो. ओनली थिंग इज कि एक ऑप्शन है कि आप उसको टेम्परेली सेटल डाउन करो और फिर उथल पुथल हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप उस पानी में चलना चालू करोगे या कुछ काम करना चालोगे तो उथल पुथल फिर हो जाएगा. बट अगर हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ पहुँच जाए कि वो फिर उथल पुथल हो ही नहीं, वो क्लैरिटी ही इतनी अच्छी से सेट हो जाए कि उसके बाद मतलब किसी भी तरीके का डस्ट या वो नहीं है, तो जितनी देर तक क्लैरिटी है उतनी देर तक अगर आप हैप्पीनेस हो, तो अगर आपकी क्लैरिटी की कंटिन्यूटी बन जाए तो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी भी बन सकती है. Wonderful. I mean, so that was a very good example. But at the same time, I would like to play devil's advocate and like to ask you that डेविल्स if एडवोकेट. yes, so basically आपने बोला है कि क्लैरिटी का कोरिलेशन हैप्पीनेस के साथ है और इधर क्लैरिटी का कॉजेशन हैप्पीनेस के साथ है. सो जस्ट गोइंग अ स्टेप बैक, व्हेन वी से कि चीज़ें जैसी हैं वैसी मैं देख पाता हूँ एंड क्लैरिटी आती है तो मेरा हैप्पीनेस रहता है एंड उसकी कंटिन्यूटी बनती है तो हैप्पीनेस भी कंटिन्यूस रहता है. नाउ अगर इफ़ इवन अज्यूम ऐसा है तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे पासपोर्ट का ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो ऐसा भी तो मतलब इसको अलग तरीके से देखेंगे तो ये भी एग्जांपल है कि जब मुझे क्लैरिटी आती है तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी आती है कि यार सिस्टम इज़ नॉट सो good, system is not functioning properly. And when you get the clarity, because as a child, basically innocence, in the chamber of innocence, you don't get to know all of this. So aapka basically you are happier as a child, but as you grow up, yes, you get to learn stuff, etc. Right. But you also get clarity that the world is a bit messed up and people are in general not so happy. And as you see that people who are really wise, like above 50 60s, they pretty much have better clarity than you and me at an average. Like we are in our 20s and 30s, but at an average, if you take the statistics, the people above 50 and 60 have much more experience and clarity in life. Are they happier? But stats, we need to look at the stats objectively, but from anecdotal experiences from yours and mine, I think they are not really happy. As a matter of fact, we both are happier than people who are above 60, and you have kids, like we had conversation in the last session. Your kids are, I think, way more happier than you and me, although we happen to have more clarity than them. So how do you explain this phenomenon? इंटरेस्टिंग. सो मैं इसको दो पार्ट्स में पहले ले लेता हूँ. तो आपने एक पार्ट जो बात कही वो कही कि सिस्टम जो है वो भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है ही. मतलब व्हेन यू गो आउट एंड यू डील विद, जैसे पासपोर्ट है या इस तरह की कोई भी चीज़ें, यू सी कि द वर्ल्ड
बाय इटसेल्फ इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड या बहुत वो दिखता है ना. एंड सेकंड आपने पॉइंट बोला कि बड़े लोग जो है 50-60s में उनको तो ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फिर भी वो दुखी दिखते हैं. ये 2 पॉइंट्स थे, राइट? Yep. तो मैं सेकंड वाले से स्टार्ट करता हूँ और फिर Yeah. अपन फर्स्ट वाले पे आएंगे. हम ना जब बोलते हैं कि एज के साथ आदमी की क्लैरिटी बढ़ती है, मुझे लगता है इसको ना थोड़ा सा और डीपर जांचने की ज़रूरत है. इन द सेंस एक्सपीरियंस बढ़ता है ये तो मुझे लगता है, क्योंकि मतलब इतने नए नए लोगों से आप मिलते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो उससे डोमेन से रिलेटेड एक्सपीरियंस, जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 20 साल से, और वो 20 साल में मैंने सॉफ्टवेयर को बनाया, देखा, एंड टू एंड वो किया, तो वो जो एक्सपीरियंस है मुझे ये दिखता है कि कोई एक नया व्यक्ति आता है तो उसके कंपैरिजन में वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत यूज़फुल है. तो ये एक्सपीरियंस को तो मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ. पर मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिटी वाला पार्ट है ना, इसका सिलेबस कुछ और है. Okay. ये जो क्लैरिटी है, मतलब जब हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है तो एक एज के बाद ये मान ही आप लेते हो कि देखो ये क्लैरिटी मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हवा हवा की बातें हैं, और वहाँ पे ना मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो आप उसको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाते हो. दैट डज नॉट इंटेल कि वो एक्चुअल क्लैरिटी है. गेटिंग द आइडिया? तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है कि एक्चुअली वो क्लैरिटी है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Okay. So just, I mean, for people to understand, when you say clarity, because everyone is having different jargons or, meanings to the word clarity. So when you say clarity and that correlates or causes happiness, how does that look like? मतलब वो exactly वो clarity दिखती कैसी है, and उसको आप अपने में कैसे देखते हो, and how would you see that in people who are actually happier with a lot of understanding and clarity? ग्रेट, नाइस क्वेश्चन. सो एग्जैक्टली ये क्लैरिटी क्या है ना? देखिए, इस क्लैरिटी के भी ना मल्टीपल लेवल्स हैं, तो मैं एक एक बार इसके क्लैरिटी के लेवल्स पे थोड़ा जाने की कोशिश करता हूँ. तो एक वाला पार्ट तो ये है कि अगर हम फंडामेंटली एकदम फंडामेंटल लेवल पे आ जाए कि हमको कौन सी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी चाहिए या किसको बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें चाहिए. और इस क्वेश्चन का आंसर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं चाहिए. ये सेम आंसर हमारे जीने में भी आ जाए, और ये सेम आंसर हमें डायरेक्टली समझ में आ जाए या दिख जाए इतने अच्छे से कि फिर वो सिर्फ थ्योरी न रहे, वो मेरे पार्ट, मेरे फैमिली, मतलब मेरे लिविंग का और मेरे पूरे जीने के क्रम का पार्ट एंड पार्सल हो जाए, राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस क्या हैं? ये फंडामेंटल 3 क्वेश्चंस. मुझे लगता है सबसे पहला क्वेश्चन है, ये संसार क्या है? ये एग्जिस्टेंस जिसको हम देख रहे हैं, ये क्या है भाई? ये माया है कि ये सत्य है कि ये भ्रम है? जो भी है, बट ये एग्जिस्टेंस कुछ तो है ना. मतलब आज मेरे सामने अगर वो कैमरा है या आपके सामने वो लाइट है, तो आपको वो दिख रही है, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, हो क्या रहा है? हमारे पास इतने सारे एक्सप्लेनेशंस हैं. हम शायद एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है ना, या फिर ये सब कुछ भ्रम है. हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस किए हैं, पर फाइनली उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन, और मेरे अंदर वो स्टैब्लिश हो जाए इतने अच्छे से कि उसका मैं पूरे लॉजिक को भी समझता हूँ, उसको डायरेक्टली मैं देख पाता हूँ कि हाँ ये ऐसा ही है, इतना स्ट्रांगली कि फिर किसी भी लॉजिक से या किसी भी दूसरी घटना से वो हिलता नहीं है ना. तो संसार क्या है? सेकेंड क्वेश्चन वुड बी, हु एम आई? मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, कि मैं किसी का ख्वाब हूँ, है ना, या मैं कोई रियलिटी हूँ, कि मैं कोई इमेजिनेशन हूँ? जो भी है, बट ये मैं क्या हूँ, इसका क्लियर कट आंसर चाहिए. तीसरा, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, करना क्या है ना? what do I have to do? What am I meant to do? We call it as purpose of life, या what gives meaning to me. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है जिनके फंडामेंटली हमें आंसर्स या क्लैरिटी मिल जाए. Okay, that's really nice, but again, like, I mean, we'll break it down, like each question का फिर what has already happened and what people have come to, right? So first you said कि संसार क्या है, like what's this existence all about? So from the rather I'll say scientific point of view, in the recent
years, like especially the past century and the 21st century, there have been multiple scientific advancements, right? कि जिसमें the existence, especially in terms of the science, how it has moved forward, like the planets, the atom, the cell, everything. I mean, they have gotten a much better there clarity. was a time when we used to say कि it's God's हाँ, creation, or maybe some we had stories, we had stories, narratives, exactly, right, but today you, me, and everyone who has studied science can unanimously come to conclusion that there is Earth, and there is some force, centrifugal force, Right. gravitational force, there is solar system, there are At atoms, least- there is at a least law. we're able to agree that yes, Yeah. the Earth is round, it's Yeah. a planet. Exactly. It's- So we can unanimously say, I mean, it looks like we have all universally come to the terms, at least who are considering science as True thing, that. right? We accept it, right? So you have studied science. Yeah. I have studied science. We have seen existence better True. than what our parents and grandparents have seen, at least probably Right. in that sense. At least in terms of information, yes, we Information. have much more We have information. much more and And you have created apps, right? And you also experimented with, you were into robotics, like right. you know, you were robotics. robotics. So you actually even experimented, and you saw how physics looks like, the Archimedes principle, how it actually looks in experience. sense, yeah. Makes sense. Yeah. So you have a tangible, better experience and understanding of how the existence is or a part of existence is better than what your parents and grandparents know. Now my Probably. question is, are you happy? Are we happy than before? Or rather, I should put it this way, are we happier than people who don't know this stuff? True. One Good is point. that. Yeah. Good And then if you answer this, then we'll move to the second part. So Great. So this question is quite interesting, right? Yeah. So when we say कि अस्तित्व क्या है Yeah. या what exactly is happening, है ना? Yeah. सबसे पहले तो ना मतलब when if we take up science for the matter, अभी भी science में we are not able to say कि this is it, true. right? We cannot claim that we have reached the truth, मतलब whatever truth The we end. might say, the Yeah. end. Essentially we are on a process, है ना? हम अभी भी large hadron colliders और वो सब क्रिएट कर रहे हैं और बड़े बड़े वो बना रहे हैं, एटम्स को साथ में कोलाइड करके देख रहे हैं कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलेंगे. सो वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग, राइट? Yeah. 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनको कैसे करना है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और न्यूटन का ये, एंड देन ग्रेविटेशन, एंड Yeah. हाउ डू दे कम टुगेदर, एंड देन यू हैव क्वांटम मैकेनिक्स. Yeah. तो हमारे पास अभी उस चीज़ की क्लैरिटी कितनी है ये हमको भी देखना पड़ेगा. Fair enough. तो 2 थिंग्स टू दैट. फर्स्ट, यस, जो हम पहले आस्था के बेसिस पे मान लेते थे कि किसी ने कहानी सुनाई और हमने बोला हाँ ये कहानी ऐसी ही है, उसको ये जनरेशन नहीं मान रही है, विच इज़ वेरी गुड, राइट? Fair सो enough. नाउ वी वांट कि हमको एक्चुअली उसका प्रूफ चाहिए. जैसे आपने बोला आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है, Yeah. मैं अब उसको टेस्ट करके देखना चाहता हूँ. ट्रू. पर अब क्या चीज़ बच गई? तो ये जो ह्यूमैनिटी है, ये जो ह्यूमन है ना, मैं थोड़ा सा इस पे जाना चाह रहा हूँ कॉन्शियसनेस के बारे में. In terms of science, even in terms of the latest technologies that we have, in terms of artificial intelligence that we've been talking about, AI and AGI, we've been claiming about there's artificial general intelligence that is going Yeah. to come, right? Yeah. Do we know what consciousness is? Not yet. क्या हम डिफाइन कर पा रहे हैं? हम ब्रेन को देखते हैं और ये बोलते हैं कि यार दीज आर द न्यूरल सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना? या हम ये बोलते हैं कि हम इसको बंद करते हैं तो ये काम करना बंद करता है, ये काम करना बंद करता है. पर फिर भी ये जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये है क्या, राइट? आज मैं जब चैट जीपीटी या क्लॉड से बात करता हूँ, वो ह्यूमन लाइक मुझे रिप्लाईज करता है. क्या वही कॉन्शियसनेस है? गेटिंग द राइट? Yeah. तो सबसे पहले ना साइंस में जो कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं वो हमने पूरा नहीं किया है. हमारे पास ना ये ज़रूर हुआ है कि साइंस को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने ना एक सूडो साइंस का एक पूरा एरिया बना दिया है. They'll start saying कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी को हम ऐड कर Yeah. देंगे. एंड पर मैं अभी तक जितना भी उनको डिटेल में जानने गया हूँ ना, मैंने रियलाइज़ किया है कि उनको ना तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छे से आइडिया है, ना साइंस के बारे में अच्छा आइडिया है, पर दोनों की खिचड़ी करने में थोड़ा ईजी हो गया. Easier. पर मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि हम जो साइंटिफिक अप्रोच है कि मैं किसी चीज़ को टेस्ट करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ, अपने लिए जांचता हूँ, उसी वैलिडेटेड अप्रोच को हम स्पिरिचुअलिटी में, कॉन्शियसनेस में भी ला सकते हैं. Okay. पहली पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये कॉन्शियसनेस को आप किसी टूल से नहीं जांच सकते, Okay. है ना? मेरे पास कोई माइक्रोस्कोप हो जिसको मैं बहुत डिटेल करके देखूं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, तब भी आपकी कॉन्शियसनेस, मुझे लगता है कि विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्शियसनेस एज एन एंटिटी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कॉन्शियस एंटिटी के साथ ही है.
द आइडिया बीइंग एक फिजिकल टूल की लिमिटेशन है ना. उसका मतलब ये नहीं है कि उसे समझा नहीं जा सकता. कॉन्शियसनेस को फिजिकल टूल से समझा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस को ही नहीं समझा जा सकता. Yeah. बस कॉन्शियसनेस को समझने का तरीका अलग होगा. ये जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करने का तरीका कुछ अलग होगा. Okay. दैट इज इट. बट अगर हम ये बोलें कि हमको साइंस की क्लैरिटी आ जाने से मेरे को कंप्यूटर अच्छे से यूज करना आ गया, या मैं गूगल सर्च करके अपने पेरेंट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन बता पाता हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मेरे पास क्लैरिटी ज्यादा है. You have more information. इंफॉर्मेशन ज्यादा है. But clarity would rather look like that information looking something like your own lived experience, Yes. or maybe something which you can really perceive and feel rather than just information, because even Archimedes principle just in theory and formulas cannot be experienced unless you see it in real life. बिल्कुल. Something like that. So अगर 2 डायमेंशंस में इसको देखें मैट्रिक्स जैसे, तो इस पे 2 एक्सेस है. Yeah. एक वाला कि मैं खुद उसको कितना समझाऊं, मेरे पास बस वो इन्फॉर्मेशन है कि मैंने उसको लिव किया है, और मैं उसको मतलब पूरा प्रोसेस है ना, पूरा एक स्पेक्ट्रम है. मेरे पास सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन है, मैंने इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली समझा है और मैं लोगों को लॉजिकली समझा सकता हूँ. मैंने उस इन्फॉर्मेशन को जिया है और मैं लोगों को वैसा जीने में हेल्प कर सकता हूँ. तो यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम है. फिर उस इन्फॉर्मेशन को भी देखें तो वो इन्फॉर्मेशन किसकी है? वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल चीज़ों की है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कॉन्शियसनेस की है. ये दोनों भी अपने आप में कोई क्वालिटेटिवली अलग चीज़ें हैं. Okay. तो उसके बारे में भी हमें इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा. Okay, so I would like to. So you said कि एक तो मटेरियल चीज़ें, एक कॉन्शियसनेस है, एंड जस्ट अ व्हाइल अगो यू सेड कि कॉन्शियसनेस को हम किसी नॉट नेसेसरी कि हम किसी ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो आर ट्राइंग टू से कि कॉन्शियसनेस का ही रिलेशन हैप्पीनेस से. Yes. Okay. Yes. So now my question is कि अगर हम जिस तरह एक एस्ट्रोनॉट, like you and me have also probably studied some part of science which even astronauts studied, but an astronaut or maybe a person working at NASA rather, and you know that those scientists like who are the best brains in the world who create the rockets and all, they have actually created a rocket which actually it has, they know all the laws, science ke laws, physics ke laws, and they actually have created a rocket which actually goes to the space. It takes astronauts with it, and they land up in Mars and Moon and everything. Now, this is something materialistic level. It's not consciousness, right? And so we can extrapolate on this and say that, okay, even though that astronauts or the scientists who have done all of this, who are in this spectrum, they are not necessarily happy. Or they can be happy, they may not be happy, but it's not directly correlated. Just because they have been able to do these things based on scientific laws, they can be happy. True. So if science is so tangible, it is so measurable, and at least we know for a fact, okay, if I know the law, if I know this stuff, I can create a rocket, I can actually go to a different star, a moon, like which no animal can do. But if consciousness cannot be seen, measured, or like, you know, the way it can be, or anything near to this, the way we are going to moon, so how on earth would a human achieve happiness? Because then it's always gonna get into gray area. Like since time immemorial, all the religions and all spirituality have all been about consciousness and atma and all. We probably have reached to some place, but we are still battling with, we have depression, like mental health epidemic is right now. We have AI, we have all the information on phone, and we probably have more today a child sitting with a phone would probably have more information about all the Vedas, Shastra, and all the religions and science combined than ever before, any person in any generation before. But why is that? Two questions. We are not able to pinpoint consciousness as it is and measure it. And second, why even after so much information, we are in fact nowhere closer to happiness, rather we are deteriorating, we are going downward. Like it looks like we are unhappy than ever before. So if that's the case, probably our parents' technique was better. Why all this evolution? Why the logic? So I would like to know. Makes sense. So now, in terms of information, there are two parts to it. There's this qualitative part and there's this quantitative part, right? Having a lot of information, having more and more quantity of information does not improve the qualitative experience that information gives you. But what does? Yeah. Right? So we'll come to that. Yeah. So first of all, we'll have to understand that let's just think about this कि ये जो consciousness की information है, या ये जो consciousness को समझना है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, is it your need and only your need,
or is it the need of everyone else or everyone? I personally feel in my own anecdotal experience that my need was just to stay happy. Your need is just to stay happy, right? These questions may So arise. I'll come with that. Sure. तो it is your need to stay happy, yeah. right? क्या सिर्फ ये आपकी नीड है कि क्या ये हर मानव की नीड है? Every human, Every human being? Yes. ठीक. हर मानव स्पेस में जाके मून वॉक नहीं करेगा, ठीक है? Fair. हर मानव कोडिंग नहीं करेगा, Fair. हर मानव को माइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. Yep. लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ और खुश रहना, ये नीड तो हर मानव की. ये कनेक्ट होता है, ठीक है? तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन उतनी उस तरीके से है कि उसको क्वालिटेटिवली समझना वो हर मानव की नीड भी है, और उसको पूरा करने के लिए जो सिलेबस होने की ज़रूरत है या जो एजुकेशन होने की ज़रूरत है, उसकी नीड क्लियरली समझ में आती है. जैसे आपने बोला ये जो एपिडेमिक है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, द मोर पीपल आर, अभी तक क्या होता है ना, हम एक बड़े आराम से ड्रीम में रहते हैं. हम छोटे होते हैं तो हमको ना आजू बाजू वाले या हमारा जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो दिखाते हैं कि यार देखो तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा होंगे ना तो तुम खुश हो जाओगे, है ना. फिर वो बोलते हैं कि बस, मतलब इनफैक्ट चालू तो वैसे ही होता है, बेटा तुम फर्स्ट आ जाओगे तो खुश हो जाओगे, 10th खुश हो जाओगे, 12th देन कॉलेज में अच्छा मिल जाए. 10th के बाद ये नैरेटिव था 2 साल बस पढ़ लो खुश रहो, बस 2 साल पढ़ लो, है ना. फिर जब कॉलेज पहुंचते हो तो फिर बेटा बस जॉब लग जाए, बस शादी हो जाए, बस बच्चे हो जाए, एंड इट नेवर एंड्स. गेटिंग द आइडिया. बट द आइडिया इज कि धीरे से ना आपको भी रियलाइज हो जाता है कि यार इस भाग में तो मेरे को ये मिल नहीं रहा है, एंड देन यू हैव सम, मतलब आपके पास ना वो पूरे स्पिरिचुअलिटी का सेक्शन खुला होता है जहाँ यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे यहाँ सुख नहीं है, ये तो सब माया है, सुख तो कहीं और है. तो हो क्या रहा है, अगर हमको ही पता होता, जैसे आज मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे ही नहीं पता कि सुख क्या है और मैं ही सुखी नहीं हुआ हूँ, तो मैं तो अभी भी सीख ही कर रहा हूँ ना. तो मैं बच्चों को क्या बोलूँगा, सीख. इनफैक्ट ये ना एक तरीके का लॉन्ग टर्म रिसर्च है. जैसे मैंने अपने लाइफ में कुछ कुछ ढूंढा है ना, जैसे मैंने ही कंक्लूड किया कि बेटा गरीबी में आदमी दुखी रहता है, तो मैं बच्चों को ये सिखा के जाऊंगा, बेटा तू कुछ भी कर, गरीब मत, खूब कमाना, ठीक है. तो फिर वो उसके पूरे को जिए. अब क्या हो गया है ना, हमारी जो जनरेशन है ना, हमारे पास ना एक लेवल पे कंफर्ट बहुत स्टार्टिंग से आ गए हैं, है ना. तो वो जो एक बच्चा खोचा था ना कि यार पैसे कमा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हमने बहुत जल्दी पैसे देख लिए. पैसे मतलब ऐसा नहीं कि एकदम करोड़पति बन गए, बट अब हम उसको ना एक्सटेंड कर पाते हैं. उसको हम देख पाते हैं कि हाँ, अगर मेरे को मनाली जाके उतनी खुशी नहीं मिल रही तो हो सकता है कि फिर केरल जाके भी नहीं मिलेगी, तो उतना एक्सटेंशन हम कर लेते हैं. या मैं एक दिन पार्टी करके फाइनली कल सुबह परेशान हो रहा हूँ तो 4 दिन भी करूंगा तो परेशान ही होऊंगा. वी आर एबल टू डू दैट. पर करना क्या है वो समझ में नहीं आता. So we end up getting into the loop of repeating. Into the loop. And then there's the spirituality section that comes in. जब हम बोलते हैं ये सब मोह माया है, कुछ बाहर जाके हिमालय में मेडिटेट करूंगा और ठीक हो जाएगा, है ना. फिर हम उधर भागने की कोशिश करते हैं, 7 दिन में वहां से बोर होते हैं और वापस आते हैं, फिर इसको करते हैं. तो हम ना बेसिकली झूलते रहते हैं, कभी ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और वो इन दोनों के बीच में ही हमारी लाइफ खत्म. तब तक जो दूसरी जनरेशन आती है उसको बोलते हैं क्या करना है बेटा, यही करो, झूलो. तो एज के साथ क्लैरिटी बढ़ रही है, आई डोंट नो, और अगली जनरेशन तक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पहली जनरेशन को भी क्लियर नहीं हुआ था. वो भी सीकिंग मोड में ही तो थे. I mean, maybe we are as a generation more seekers, but I'm not sure if our parents are seekers that way. But at least what I can see is कि we don't have clarity of what is right, but we at least know what doesn't work through lived experience. So we know at least that in what's fact, not working. every human being is able to do that. Yeah. हर आदमी ये कर ही पाता है कि वो ना चीजों की समीक्षा कर पाता है कि ये काम नहीं कर रहा है. देखो मेरे को सही क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन मैं गलती कर करके ना क्या क्या नहीं करना है ये सीख सकता हूँ. प्रॉब्लम बस ये है कि जब तक वो सही का रेफरेंस नहीं मिलता है ना, तब तक ना वो गलतियों करने का क्रम बना रहता है. तो somehow हमको तो एज अ मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये जो कॉन्शियसनेस के क्वेश्चंस है ना, जो ये हर मानव के होने वाले हैं और जिसको ही हम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे,
हमारे स्कूल में, आपके पूरे सिलेबस में, या इनफैक्ट किसी भी स्कूल के सिलेबस में, आई एम येट टू सी ये 3 क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि एज ह्यूमैनिटी हमारे पास ही इनका एकदम चेकेबल आंसर, वेरीफाइबल आंसर नहीं है. That's true. So then that's a very good place to be. So, but just like you, there are many other people in this market, or if I call it market, who claim that okay, they speak on the similar genre that you are speaking, and they say कि yeah, conscious is the thing, which would be the gateway to happiness. True. Or everything. But like they are I don't know if they are able to define it, and I don't know how you will define it. So you said that through education, if you are able to give, or what I understood from your talk is that if you are able to inculcate this thing, consciousness education, into child education since school, since primary school, then they would become better human beings, something like that. Sort of. Yeah. So first of So all, just taking I up have the a first point. Yeah, fine. Sorry, I'll just clear that. Clear that, yeah. So this market, yes, we have a spiritual market now, Yeah. where you've got so many advertisements Yeah. and social media, this thing and happening. तो उसमें मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को एज एन अध्येता देखता हूँ. आई एम करेंटली स्टडिंग अ फिलोसफी कॉल्ड मध्यस्थ दर्शन, Fair enough. right? And I reached Madhyas Darshan after going through all this market Okay. and everything. Yeah. So as of now, मतलब I would say कि मतलब I've tried reading something from the Vedanta and the Ved, and then this, and then all those Meditation, tries and meditation everything. and everything from here. And finally I realized कि Madhyas Darshan is something which is which comes naturally to me. Yet the questions that were not getting answered in the previous ones, so they were getting answered in Madhyas Darshan. So right now, Madhyas Darshan does not tell you ki, it's something that where you do not charge for that information, you do not charge for that knowledge, right? Fair enough. First, second wala part is in Madhyas Darshan, the whole thing is ki if I see myself, I am still studying. I cannot say ki I have actually realized something. Only thing is ki when I look back and I see ki the level of confusions that I had 5 years ago and the confusions that I have right now. So is there a qualitative shift in that? Yeah, I'm able to see that. Ki now at least logically I'm able to see how things are connected. I am able to see that okay, this is how things are, and I at least have some sanity on how my life can become better. I would say ki till now there was this seeking ki where will I get that information, right? Madhyas Darshan, पर्सनली आई रियलाइज दैट इट गिव्स यू दैट इन्फॉर्मेशन. उस इन्फॉर्मेशन को एक्ट करना, क्वालिटेटिवली अपने अंदर लाना, उसके जैसा जीना बन जाना, वो अपने आप में एक क्रम है okay. जिसमें मैं हूँ या Okay. करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन एटलीस्ट तर्क के लेवल पे, लॉजिक के लेवल पे ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही इंटरनली कंसिस्टेंट एड्रेस हो जाए, वो मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन के कारण हो पाता है. That makes sense. But just a bit stepping back and asking you the fundamental question again. You just said that like in the terms of education. So if this has to be put into education, then the way science has proven itself, right? Atoms ko they have been at least proven through some microscope, right? And everything else that they have claimed, there has been some thesis. There's a process. True. That's why they have been able to sustain it, and even the improvements. However, when we come to the moral science or values, Right. or even consciousness, it's a very vague genre. So if it is that vague, so how do you impart this education to children first? And if you say it's not vague and it's pretty pointed, then you need to prove it the way people are proving science. And I would like to know that if first that can be done, and if that can be done, then the final output, like are humans becoming Good. happy? And there's It's a very very important point. and there's a follow-up question which I would like to ask just now. Second is that you said that tark roop mein, like you've studied Madhyas Darshan and you're still studying, tark roop mein clear hai. Maybe I don't know much about it, but even in the past, like okay, we talked about science, but we'll talk about Shastra, Vedas, and other religions. Even they have claimed to have maybe seen God or received information from God himself, or something like that. True. And even to a large extent, if you see the old people, especially our grandparents, they have been reasonably living well in terms of avoiding mental illnesses and so many other things. They are less, or at least they were less depressed in the 20s, 30s than what we are. Maybe they had other goals to focus, like they had to go for job, and at that time hunger was a big thing, whatever.
but even then, how do you put it? Like, have religions failed, or they don't have logic, have Shastra and Vedanta? Basically, even all the Shastra, Vedas and Vedanta, like if you know Charak Samhita and Ayurveda, our country has done so good. And along those genres, I mean, you see there were Char Dhams, right? Bal Avastha, then you went to Gurukul, Ashrams, yeah. Ashram, then you were Grihasthi, and then you Vanprastha Sannyasi. That, at least from the books that we read, it appeared that it worked pretty well, right? True. So then, I mean, I'm curious to know how different would this be, and how would it complete the void that the current human generation has? Great. So before answering this question, I'll just start with the first one that you said, right? Let's say कि see, we are logical, rational thinkers, right? We can reason about things, we can understand things, and we can validate things for ourselves. तो पहले तो ना मुझे लगता है अपन ना एक ग्राउंड सेट कर देते हैं कि हाउ वुड वी जज या हाउ वुड वी बी फाइंड आउट कि ये जो सूचना मेरे पास आ रही है कॉन्शियसनेस से रिलेटेड या मेरे जीने से रिलेटेड या जो दर्शन वाली सूचना है, इसको मैं वैलिडेट कैसे करूँगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट, जो भी ये आ रही है सूचना, मुझे लगता है कि इट शुड बी लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड इट शुड मेक लॉजिकल सेंस, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने एक लेवल पे दुनिया को देखा है और हमारे पास एक लेवल पे लॉजिक के कनेक्शंस हैं ही, ठीक है ना? उस जगह से अगर आपकी वो सूचना बिल्कुल ही लॉजिकल सेंस नहीं बना रही, तो आप सेफली, मुझे लगता है कि उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, है ना? तो इसमें हमारे पास जो बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग तरीके की आती है ना, कि वो मतलब ऐसा हो गया और उड़ के ये कर दिया और जो भी, तो मुझे लगता है कि हम उसको एकदम क्लियर कलर फिल्टर कर सकते हैं कि यार ये लॉजिकली ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या इंटरनली ही इनकंसिस्टेंट तो नहीं है. जैसे कहानियों में कई बार ऐसा हो जाता है कि इसने उसको ये बोला था और उसने ऐसा किया था पर उसने ऐसा कर दिया, और आप जब सुनते हो तब बोलते हैं यार इसका तो लॉजिक ही नहीं सेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये बोल दिया, यहाँ पे ये बोल दिया. तो एटलीस्ट उस पूरे ग्रंथ में अपने आप में इंटरनल कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ साथ मेरे लॉजिक के साथ भी लॉजिकली मैं उसको सुन पाऊँ, समझ पाऊँ, आपको भी एक्सप्लेन कर पाऊँ. वी शुड बी एबल टू रीजन अबाउट इट. मेक सेंस. ये समझ में आता है? Yeah. हम जब आस्था वाले पे जाते हैं ना, तो वहां पे ना हम कई बार ये रूल लगा देते हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा. Don't question. You cannot ask questions. You can't question the God. You cannot question. तो वो कैसा है, वो बिल्कुल एक स्टैम्प है कि ऐसा हमने बोल दिया तो ऐसा ही है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. Makes sense. तो आपने तर्क को हटा दिया या रीजन को हटा दिया. अभी रीजन को हटा दिया, आप तर्क नहीं कर सकते, तो फिर वो आगे जाएगा नहीं. Makes sense. Getting the idea? Yeah. तो मैं तो उस जगह से स्टैंड ले रहा हूँ कि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस गिव्स यू दैट ऑप्शन. आप बिल्कुल तर्क करो, और हम उस जगह से ही एजुकेटेड हुए हैं. तो हो सकता है कि जो फाइनल कॉन्शियसनेस का लेवल होता होगा वहां तक तर्क नहीं जाता है, विच माइट बी फाइन. लेकिन इनिशियल लेवल पे हम ये तो सेपरेट कर सकते हैं कि ये तर्क के साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये तो बिल्कुल ही हवा में है. प्लस मानना है, ये तो मुझे अग्री नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि वो जो जानने वाला पार्ट है कि मैं वैलिडेट कर पाऊँ. तो द सेकंड थिंग दैट आई एम कमिंग टू इज आई शुड बी एबल टू वैलिडेट इट इन द टर्म्स ऑफ मैं अपने लिए वैलिडेट कर पाऊँ, मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपको भी ऐसा लगता है क्या. जैसे अगर हम सेम एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं, है ना, तो आपके और मेरे रूल्स सेम होंगे ना, अलग तो नहीं हो जाएंगे. तो ग्रेविटी आपके लिए भी काम करती है, मेरे लिए भी करती है. आपने बीच में कुछ वो नहीं करती कि नहीं आपको ज़्यादा दूंगी मेरे को कम दूंगी, है ना. वैसे ही जितने भी हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लॉज को देखते हैं, वो सभी के सभी भी आपके और मेरे लिए वैलिड है, और इस धरती पे सभी मानव के लिए वैलिड है. Yeah, makes sense. ठीक हो गया. तो अगर अस्तित्व में कॉन्शियसनेस रिलेटेड लॉज होंगे तो वो भी यूनिवर्सल होंगे. Okay. आपका भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, ऐसा कैसे होगा? Same होंगे. Getting the idea? Yeah, similar. अगर भगवान होगा तो आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा. क्योंकि नहीं होगा तो दोनों के लिए नहीं होगा. Yeah, because if we are humans, Homo sapiens, तो हम किसी same law या same entity से ही आए होंगे. इन जनरल आप इस एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं भाई. yeah. वो शेर भी और वो कुत्ता भी और वो बिल्ली भी उन्हीं लॉज के अंडर में है. Yeah. तो वो लॉज तो आपके और मेरे लिए कॉमन ही होंगे और पूरी मानव जाति के लिए कॉमन होंगे. जैसे हमने अभी बात की थी कि भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ. आप किसी भी मानव से पूछोगे, वो चाहेगा यही कि मैं सुखी होना चाहता हूँ. वो जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है. ये एक नेचुरल सी बात है. गेटिंग दैट आइडिया? तो उस जगह से आप देखेंगे तो हर मानव का धर्म क्या है? सुखी होना. धर्म को डिफाइन हम वही कर रहे हैं ना कि धारणा ही धर्म है, कि जिस चीज को अलग ना किया जा सके.
मैं आपको आपके सुखी होने की चाहना से अलग नहीं कर सकता, Yeah. किसी भी मानव को नहीं कर सकता। तो आपका धर्म तो सुखी होना है, उस जगह से आप देखोगे तो हर मानव का धर्म सेम है। Yeah. इतना मुझे लगता है कि हम एक पोजीशन सेट कर सकते हैं कि लॉजिकल होना चाहिए, दूसरा यूनिवर्सल होना चाहिए हर मानव के लिए, और उसको हम जांच पाए। मैं अपने लिए जांच पाऊँ, आप अपने लिए जांच पाओ, हम दोनों आपस में बात करके जांच कर पाए कि दोनों ने चेक किया तो सेम आया कि नहीं, और सभी के साथ जांच पाए, पूरा सर्वेक्षण कर पाए कि सभी के साथ चेक हुआ कि नहीं। दूसरा, तीसरा, टाइम इनवेरिएंस। आज भी सही होना चाहिए, 100 साल पहले भी सही होना चाहिए, 100 साल बाद भी सही होना चाहिए। अगर बदल गया तो उसका मतलब है फिर वो रूल था नहीं, हमने पहचाना नहीं था। ऐसा कैसे होगा कि 600 साल पहले आपने कुछ और माना और 1200 साल पहले कुछ और माना और अभी बदल गया? फिर वो कल्चर था। आपने कल्चर को सेट करने के लिए कुछ उस समय कुछ सब लॉज या कुछ उस तरह के कस्टम्स डिजाइन किए होंगे, वो हो सकता है अभी नहीं काम कर रहे हैं, पहले कर रहे थे इसलिए वो बदल गए। तो वो कस्टम्स भगवान का रूल था क्या? आई डोंट नो। द पॉइंट इज, अगर वो भगवान का रूल होता, वेर आई एम सेइंग भगवान, आई एम जस्ट सेइंग कि वो एग्जिस्टेंस का एक लॉ होता, तो फिर वो बदल नहीं जाता और वो टूट नहीं सकता था। आप नियम कैसे तोड़ोगे? Just like gravity would always be the same. Yes. Similarly, you are saying कि the laws for consciousness and humanity as a whole would have been same throughout. So मैं अभी इसीलिए किसी को भी गलत और सही बोलने की बजाय मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि हम ना उस बेसिस को सेट कर देते हैं। हम खुद से जांचते हैं ना, टाइम इनवेरिएंस है कि नहीं है, सभी के लिए यूनिवर्सल या एप्लीकेबल है कि नहीं, लॉजिकली समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि नहीं। So this is in a way also answering the second question. एक और चीज, जीने में आता है कि नहीं, एक्सपीरियंशियल है कि नहीं। मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुना दूं जो आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सको, तो मैं उसको वैलिडेट भी नहीं कर सकता, और आप फिर मेरे को ये पॉइंट दोगे कि उसका वैलिडेशन नहीं है। Yeah, that goes into mystery. And that फिर it would not be spread into the masses. हाँ, इनफैक्ट मतलब जो हमारे पास ना, अगर आप जो एक पूरा मिस्ट्री का एक गेम है ना, ये चलता ही वैसे है ना, कि अभी नहीं काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे जब इस तरह के आपने वो देखे होंगे ना, जो सूडो साइंस वाले वो जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं, अलग अलग तरह के जादू एंड द क्लेम, तो वो सब में यही रहता है कि देयर इज दिस मिस्ट्री कि नहीं सिर्फ मेरे को दिखता है, आपको नहीं दिखेगा, है ना, या सिर्फ मेरे पास वो है, सिर्फ एक ही वो हो सकता है। अगर हर मानव सुखी होना चाहता है, तो अगर आप वो सिद्धि ले सकते हो और मैं नहीं कर सकता हूँ, या तो पॉसिबिलिटी हो कि आप वो प्रैक्टिस बताओ कि आप ये प्रैक्टिस से ऐसा 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 करके यहाँ पहुँच जाओगे और वैसे और भी लोग पहुँचे हों, तब वैलिडेट होगा। जैसे मेरे को अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, वो पाथ का वैलिडिटी है ना, आप गए हो, आप मुझे बताओगे वो पाथ पे मैं चलूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली, वो लिवेबल है। आप कोई रैंडम स्वर्ग की बात करो और आप बोलो कि वहां पे पहुंचे हैं और मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उसको जांचने का, हाउ डू आई नो? गेटिंग दैट आइडिया? True. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग कि वो लिवेबल होना चाहिए। Makes sense. So in that case, this what you said was also is able to answer the second question, but which was a follow up. Ki what about the religion and what was written in the past? How do they add up? So like you said that we have to हम अपने में टेस्ट कर ले कि मेरे लिए कैसा है, मैं कैसे सोच रहा हूँ, लॉजिकल है कि नहीं, यूनिवर्सल है कि नहीं, वो हम फिर समझ जाएंगे कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, समथिंग लाइक ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है। सो देन यू आर सेइंग कि देन दिस प्रोसेस, so for example even in the past, like Patanjali Yoga Sutra, if you have heard, it actually gives you process, like पूरा आपका यम नियम है ना, यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, so this is a process, right? And people have done it. So I mean there were processes. So how, maybe okay, even if you consider that a tangible process, by looks of it वो बहुत ही मुश्किल लगता है और वो शायद हर कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। But how would the philosophy that you're studying, would it be able to spread into the entire humanity? Interesting. Because if it cannot be spread into the entire humanity, if it just gets stuck to just one sect of people, then the past would be repeated again. Makes sense. So जो आपने पतंजलि योग सूत्र की बात की और आपने उसके साथ एक बात बोली कि हर आदमी नहीं कर सकता, डिफिकल्ट है, मेक सेंस, बिरले ही कर सकते हैं। तो जो समाधि, इनफैक्ट धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत डिफिकल्ट है। इंटरेस्टिंगली मध्यस्थ दर्शन के जो प्रणेता हैं श्री ए नागराज, वो एक्चुअली एक वेदांतिक परिवार से ही बिलोंग करते थे और उन्होंने पतंजलि महाराज के योग सूत्र को ही यूज करके एंड ही रीच द स्टेट ऑफ समाधि। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज इंटरेस्टिंग।
तो उन्होंने ना वो जो समाधि की प्रक्रिया की ना, समाधि की प्रक्रिया में ये चेक करने के लिए कि समाधि हुई है कि नहीं हुई है, उन्होंने संयम किया, जिसमें उन्होंने थोड़े से प्रोसेस को बदल के देखा। हम बेसिक इनोवेशंस करते ही हैं, जब भी मानव कोई चीज़ को रिपीट करता है तो अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाता है। उन्होंने वो क्रिएटिविटी लगाई एंड फिर वो ऐसा कहते हैं कि उसके कारण अस्तित्व जैसा है, उसका जो पूरा ज्ञान है वो उनको समझ में आया, जिसको उन्होंने मध्यस्थ दर्शन में लिख दिया। अज्यूमिंग कि ये पूरे प्रोसेस को मैं अपनी जगह से देखूं, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट मुझे ये पूरा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा प्रोसेस करके मिलता, अगर उसका रिजल्ट ही मुझे सीधा मिल जाए तो कैसा हो। जैसे अभी जब मैं केला खाता हूँ तो कोई, किसी ने पेड़ लगाया होगा, किसी ने उसको उगाया होगा, कोई लेके आया होगा, फाइनली मेरे लिए तो बस उसको छीलना है और खाना है। हाँ। तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ कि वो जो पूरा जो प्रोसेस डिफिकल्ट है, जो सब लोग नहीं कर पाएंगे, उसको नागराज जी ने किया और उस ज्ञान को हमारे पास एक बुक्स के रूप में लाके दे दिया। अब ये जो धारणा, ध्यान, समाधि वाला प्रोसेस है ना, इसको अब स्कूल में करवाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इमेजिन करो कि आप पूरे स्कूल में चला रहे हैं और 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में एक ही बच्चा है जिसको समाधि होती है, तो आपका स्कूल तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्ञान पुस्तकों में आ सकता है, ये लोगों के समझाने में आ सकता है, शब्दों में आ सकता है, और आप उसको एक्चुअली जिस तरीके से आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ये पूरे कॉन्शियसनेस को, इस पूरे ज्ञान को हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो अब आप इसका स्केल देखिए, तो पूरी ह्यूमैनिटी तक का। मैं मेडिटेशन करवाने के लिए आपको, अगर मेरे को हेल्प करना हो किसी सिस्टम से, तो मैं आपको मैक्सिमम ये करूंगा कि गाइडेड मेडिटेशन का ऐप बना के आपको मैं दे दूंगा और आप उसको खुद से करो। पर यहाँ पे अगर मेरे पास सूचना एक्चुअली वैसी है, तो मेरे पास तो उसको स्केल करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। हमने एक्चुअली स्कूल सिस्टम्स बनाए ही हुए हैं जहाँ पे हम जो स्किल हमने सीखी है एज ह्यूमैनिटी, उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं। इसलिए हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा लिख सकता है, हर बच्चा 2+2=4 देख सकता है, हर बच्चा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से निकल के एक स्टैंडर्ड पूरी चीज़ों को सीख सकता है। तो अगर ये ज्ञान को भी आप उस स्कूल सिस्टम में इनकलकेट कर देते हैं, तो अब आपके पास जो भी निकलेगा वो पूरा इस पूरी क्लैरिटी के साथ निकलेगा। So ये ज्ञान का फाइनल आउटपुट ये होगा कि ह्यूमन वुड अचीव सस्टेन्ड हैप्पीनेस। Yes. So from what your story I can understand that A. Nagaraj ji was one of a kind who achieved that sustained happiness. Yes. So after him, like he went through that hard process, difficult process, and he gave us a very easy way to do it for ourselves. That's what you're saying. Right. So in that case, if he has achieved that state, after him, do you see any other person who has reached that state through the books, through education? Right. So एक बार तो हम उस स्टेट को भी समझ लेते हैं कि उस स्टेट में बात क्या हो रही है ना। तो सबसे पहले तो उस स्टेट के अगर आप स्टेप्स देखेंगे ना, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नागराज जी ने इस ज्ञान को निकाला और देखा, उसको मैं पहले पूरा का पूरा सुन या पढ़ तो लूँ, सो दैट मेरा फ्रेम सेट हो जाए। सेकेंड लेवल पे लॉजिकली मेरे अंदर वो स्टेबल हो जाए, जिससे मेरे कोई भी क्वेश्चंस हैं वो अनएड्रेस ना रहे। तो आई थिंक जो सेकेंड स्टेप होगा प्रश्न मुक्ति। आपके पास एग्जिस्टेंस का एक भी लॉजिकल लेवल पे क्वेश्चन ना बचे। That's a big claim. That's a big claim. But I think that would be the second step. तभी तो हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। थर्ड वुड बी, अब जो ये मैंने समझा है वो मेरे जीने में आ जाए। अभी तक क्या हो रहा था, मैं पहले तो किसी शब्दों में, भाई जब दर्शन को बता रहे हैं तो किसी शब्द में बता रहे हैं, दोज आर वर्ड्स। पहले तो मैंने उन वर्ड्स को सुनने का, देखने का, पढ़ने का काम किया, फिर उसके साथ उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझने का काम किया। अभी भी इसको मैं लॉजिक लेवल पे कर रहा हूँ, पर कहीं पे उस मीनिंग के पीछे जो एक्चुअल वस्तु है, जो चीज़ है, वो भी तो मुझे पकड़ में आनी है। उसके बाद उससे रिलेटेड वो पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे एग्जिस्टेंस का मेरे अंदर पूरा फ्रेम बन जाए, जिससे मैं इस जगह पे कह पाऊँ कि हाँ, अब मैं इसको अपनी जगह से कह पा रहा हूँ। अभी तो मैंने नागराज जी से उधारी पे लिया है, उनको पढ़ रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों को बोल दे रहा हूँ, तो उसके से मेरे अंदर आ गया क्या? नहीं आया। क्या ये मेरा है? नहीं है। पर किसी टाइम पे ऐसा करना पड़ेगा ना कि ये मेरा बन जाए, जब मैं बोलूँ कि हाँ, मैंने भी इसको ऐसा एक्सपीरियंस किया है एंड आई कैन वैलिडेट इट। Yeah. So this would be a long process.
तो अब आपके क्वेश्चन को और आंसर करते हुए मुझे लगता है हम इसको वो एड्रेस कर सकते हैं कि कितने लोगों ने कोशिश किया इसको समझने का, समझने के बाद कितने लोगों को तर्क लेवल पे आया, कितने लोगों को फाइनली ये उसमें से चीज़ों का कुछ कुछ समझ में अपनी जगह से आया, कितने लोगों को फाइनली एग्जैक्ट वो एक्सपीरियंस हो गया जो नागराज जी को हुआ है ना। तो उस क्रम में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मतलब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ तो मैं 1500-2000 ऐसे लोगों को तो जानता हूँ जिन्होंने शायद जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किया है और लॉजिक के लेवल पे आ गया हो। वैसे भी मुझे लगता है कि 100-200 लोग होंगे, नॉट श्योर है, नंबर्स बहुत मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। उसके आगे की और धीरे 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 ऐसे वाले कम होते जाएंगे। पर वो पिरामिड में फाइनली इसका इम्प्लीकेशन वही होगा कि 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपकी खुद की प्यास कितनी स्ट्रांग है ना। अगर आपकी स्ट्रांग सिर्फ वो शब्द को ही सुन के हो जा रही है तो हो सकता है वहीं रुक जाओगे। आपको लगता है नहीं मेरे को उसको खुद को पूरा ही एक्सपीरियंस करना है और अपनी जगह से इस बात को करना है, तो आप फिर पूरे क्रम तक जाओगे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी वो ज्ञान की प्यास कितनी है। आपके पास ज्ञान तो पूरा ही हो सकता है पर आपकी पात्रता, वो अगेन एक पुराना एग्जाम्पल परंपरा से, अब मेरे को ना सोर्सेज याद नहीं है कहाँ मैंने सुना था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक कटोरी है, वो कटोरी आपने उल्टी रख दी, अब कितनी बारिश होने से वो कटोरी भरेगी? कभी नहीं, तो नहीं भरेगी। तो वैसे ही वो ज्ञान की पूरी बारिश आपके पास हो जाए पर वो कटोरी तो आपकी होनी है ना, जितना सीधा करेंगे उतना आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो एक फ्रेम होगा। तो हम 2 जगह से इसको देख सकते हैं कि ये जो पूरा ज्ञान है वो अपने आप में पूरा है क्या, तो नागराज जी बोलते हैं पूरा है। इसको मैंने पूरा समझ लिया है अपने अंदर, तो मैंने तो नहीं समझा है, मैं तो अभी बिल्कुल क्रम में हूँ और मेरी जितनी जितनी प्यास बढ़ रही है उतना उतना बढ़ रहा हूँ। तो वो जो शब्दों को पढ़ना और वो लॉजिक में बैठाने वाला काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, कि मैं खुद से देख पाऊँ और खुद का मेरा ये स्वतः बन जाए, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ूँ। So at a large scale, to conclude it, if whole of the humanity understands this, or rather people at the top understand whatever, so ऐसा होगा कि ये जितने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, वॉर, न्यूक्लियर वॉर, आर्म्स, हंगर, डिप्रेशन, रेप्स, क्राइम्स एंड जितने भी मतलब इनह्यूमन चीजें, एक तो वो पूरे खत्म हो जाए। एंड नॉट ओनली दैट, पीपल like the entire humanity reaches a utopian state of sustained happiness. Is that what you're saying? जी, इसको ना सक्सेंटली नागराज जी कहते हैं कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। एंड आई रियली लाइक दिस विजन, मतलब इट अपील्स टू मी, यार मेक सेंस। मतलब स्वर्ग बाहर क्यों होने की जरूरत है, ये धरती स्वर्ग बन जाए तो सभी लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे बिना मरे। गुड, बढ़िया। तो मुझे लगता है आज को हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, इसको और कंटिन्यू करेंगे और शायद और स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। सो टू द व्यूअर्स, मैं बस आप लोगों को ये कह देता हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं। एसेंशियली काफ़ी टाइम से हम इस दर्शन को समझने की और जीने की, एक्चुअली मोस्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगा कि उसके ही क्रम में ना इसको शेयर करना या इसको जितना मैं समझा हूँ उसके बारे में डिस्कस करना मेरी ही आगे गति के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उस दिशा से ये एक पॉडकास्ट या एक रिकॉर्डिंग के रूप में हम इसको ट्राई आउट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके अगर इसमें फीडबैक, अगर आप आखिरी तक इसको इतना सुने हैं तो आपके फीडबैक और आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप कमेंट पे या आप हम लोग को पर्सनली जानते होंगे तो आप रीच आउट करके भी बता सकते हैं। एंड देखते हैं कहाँ तक ये गाड़ी आगे पहुँचती है। तो थैंक यू।